सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। आज इस बुलेटिन में बात होगी राज्यसभा में पेश हुए वक्फ बिल की। जानेंगे वक्फ बिल पर क्या आई विपक्षी प्रतिक्रिया, बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार की बढ़ती मुश्किलों को, देखेंगे राहुल गांधी की विदेश नीति पर उठाए सवालों को, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों हुए नाराज, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में 25,753 शिक्षकों की बर्खास्तगी का आदेश बरकरार। सुप्रीम कोर्ट बोला सिलेक्शन प्रोसेस गलत। सीएम ममता बोली व्यक्तिगत तौर पर फैसला स्वीकार नहीं। थाईलैंड के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी, पीएम शिवन्ना के साथ द्विपक्षीय वार्ता। बिम्स्टेक समिट में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। महाराष्ट्र में गरीब बच्चों की शिक्षा पर संकट। बजट के अभाव में फडणवीस सरकार ने लटकाया 2,000 करोड़ रुपए का फंड। लाडली बहन समेत कई मुफ्त योजनाओं को बताया जा रहा है वजह। और लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 322 अंकों की गिरावट के साथ 76,295 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 82 अंकों की गिरावट के साथ 23,250 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। मुस्लिम संगठनों को विपक्ष और सरकार के सहयोगियों का साथ मिलता भी नजर आ रहा है। सरकार के अपने सहयोगी भी विधेयक से खुश नहीं है। इस बात का अंदाजा मतदान के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि बिल राज्यसभा में फंस सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में पेश किया गया, लेकिन चर्चा इस बात की भी हो रही है कि भले ही लोकसभा में बिल पास हो गया है, लेकिन इस बिल के समर्थन में जितने वोट पड़े उसने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। करीब 12 घंटे लंबी बहस और तीखी नोकझोंक के बाद विधेयक के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 232 सांसदों ने मतदान किया, जिससे मोदी सरकार को करारा झटका लगा है, क्योंकि एनडीए के पास कुल 292 सांसद हैं। लेकिन बिल के समर्थन में सिर्फ 288 वोट पड़े, यानी साफ है कि एनडीए में शामिल कई लोग इस बिल से सहमत नहीं हैं। लेकिन जैसे तैसे खींचतान करके सरकार ने इसे लोकसभा से तो पास करवा लिया। अब सभी की नजरें राज्यसभा पर टिकी हैं। कहा जा रहा है कि असल परीक्षा इसी सदन में मानी जा रही है। दरअसल राज्यसभा में एनडीए का बहुमत जरूरी संख्या पर ही स्थिर है। ऐसे में गठबंधन के किसी भी दल के किसी भी सांसद का इधर उधर होना विधेयक को पास कराने की राह में रोड़ा बन सकता है। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में एनडीए के बहुमत की वजह से पास हो गया। हालांकि इसे चुनौती राज्यसभा में मिलने की संभावना है। राज्यसभा में कुल सांसद 245 हो सकते हैं। हालांकि मौजूदा समय में सदन में 236 सांसद हैं, वहीं 9 सीटें खाली हैं। राज्यसभा में कुल 12 सांसद नामित हो सकते हैं, लेकिन इनकी संख्या फिलहाल 6 है। इस लिहाज से राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक को पास कराने के लिए 119 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। लेकिन लोकसभा में टीडीपी सांसद के रुख ने बीजेपी की परेशानी को बढ़ा दिया है। साथ ही बिल के खिलाफ जेडीयू नेता के सुप्रीम कोर्ट जाने के ऐलान ने भी बीजेपी और खासकर नीतीश कुमार पर दबाव बना दिया है। राज्यसभा में बिल पास होगा या नहीं ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा, लेकिन इस बिल को लेकर विपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। लोकसभा से वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद राज्यसभा में पेश किया गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल को सदन के पटल पर रखा। इस दौरान सदन में काफी तीखी बहस देखने को मिली। देखिए ये रिपोर्ट। What if you could see the markets move? बहस थमती नहीं दिखाई दे रही है। संसद से लेकर सड़कों तक इस बिल का विरोध देखा जा रहा है। सरकार इस बिल को लागू करने पर अड़ी हुई है, तो विपक्ष के साथ साथ बीजेपी के सहयोगी भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। अब इस मामले में कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी का बयान आया है। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी यानी सीपीपी की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि ये बिल केंद्र सरकार ने लोकसभा में जबरन पारित करवाया है। ये विधेयक संविधान पर एक हमला है। ये हमारे समाज को स्थायी रूप से तोड़ने की बीजेपी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। मोदी सरकार देश को रसातल में ले जा रही है। वो संविधान को ध्वस्त करना चाहते हैं। संविधान केवल कागजों पर रह जाएगा। तो वहीं राज्यसभा में आप सांसद संजय सिंह ने वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि ये कानून एक विशेष समुदाय को निशाना बनाता है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी इस तरह के कानूनों के जरिए आने वाले वक्त में एक एक करके सभी अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाएगी। बीजेडी ने भी वक्फ बिल के नियमों पर आपत्ति जताई और बीजेपी का साथ देने वाले जेडीयू के विधायक गुलाम रसूल बलियावी ने वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है।
बलियावी ने इस बिल को लेकर अपनी पार्टी के भीतर ही असहमति जताई है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ये बिल लागू हुआ तो मुस्लिम समुदाय देश भर में आंदोलन कर सकता है। ऐसे में मोदी सरकार की परेशानी बढ़नी तय मानी जा रही है। अब भले ही बीजेपी ने वक्फ संशोधन विधेयक पेश कर दिया हो और जेडीयू की तरफ से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने इसका समर्थन करते हुए नरेंद्र मोदी की काफी तारीफ भी की हो, लेकिन बीजेपी का साथ देने का नुकसान अब नीतीश कुमार को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जेडीयू के कई नेता अब नाराज बताए जा रहे हैं, जिसके कारण 4 अप्रैल को पार्टी की एक अहम बैठक रद्द करनी पड़ी। देखिए रिपोर्ट। वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू में भी असंतोष की आग भड़क उठी है। लोकसभा में देर रात इस बिल के पारित होने के बाद पार्टी के सीनियर नेता डॉक्टर मोहम्मद कासिम अंसारी ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। एनडीए गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद जेडीयू के बिल का समर्थन करने के फैसले ने पार्टी के अंदर बगावत को हवा दी है। कासिम अंसारी ने अपना त्यागपत्र पार्टी अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा कि मुझे और लाखों करोड़ों भारतीय मुसलमानों को नीतीश कुमार पर सेक्युलर विचारधारा के लिए भरोसा था, जो अब टूट गया है। उन्होंने लोकसभा में जेडीयू सांसद ललन सिंह के बिल के समर्थन में दिए गए बयान की भी आलोचना की और इसे बेहद निराशाजनक बताया। इसके साथ ही जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम रसूल बलियावी ने भी बिल के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। बलियावी ने कहा कि वक्फ बिल के लोकसभा से पास होने के साथ ही सेक्युलर और कम्युनिस्ट दोनों का चेहरा बेनकाब हो गया है। हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि जल्द ही इदारा-ए-शरिया की बैठक बुलाकर कानूनी लड़ाई की रणनीति तैयार की जाएगी। बलियावी ने बिल में बदलाव के लिए कई सुझाव दिए थे, लेकिन उनकी अनदेखी होने पर वे और सख्त कदम उठाने को तैयार है। बिहार चुनाव से पहले पेश हुए वक्फ बिल ने जेडीयू के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। इस बिल के चलते सीएम नीतीश के हाथों से एक बड़ा वोट बैंक खिसक सकता है। तो इस बीच विदेश नीति पर एक बार फिर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने देश की जमीन पर चीन के कब्जे और अमेरिका के 26% टैरिफ को लेकर सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं। तो क्या सवाल उठाए राहुल गांधी ने, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सरकार की विदेश नीति को रीढ़ विहीन यानी कि स्पाइनलेस करार देते हुए चीन के 4000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जे और अमेरिका के लगाए गए 26% टैरिफ को लेकर सवाल उठाए हैं। राहुल ने कहा कि जब चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, तब विदेश सचिव का चीनी राजपूत के साथ केक काटना हमारे देश के शहीदों और जवानों का अपमान है। Speaker sir, it's a known fact that China is sitting on 4,000 square kilometers of our territory. I was shocked some time back to see that our foreign secretary was cutting a cake with the Chinese ambassador. My name's Tom Hurd. इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि विदेश नीति में हम न लेफ्ट की तरफ झुकते हैं और न राइट की तरफ, बल्कि अपनी रीढ़ सीधी रखते हैं। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस भी लेफ्ट या राइट नहीं झुकते हैं, बल्कि विदेशियों के सामने सीधे झुक जाते हैं। यही उनका इतिहास भी है। ऐसा कहकर राहुल ने इशारों में सावरकर को लेकर भी बीजेपी पर तंज कस दिया है। इसके साथ ही राहुल ने ये भी जिक्र किया कि साल 2020 में गलवान घाटी में हमने अपने 20 सैनिक खोए थे, लेकिन सरकार सामान्य स्थिति बहाल करने से पहले जमीन वापस लेने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। दूसरी ओर अमेरिका के लगाए गए टैरिफ को राहुल ने इकोनॉमी के लिए विनाशकारी बताया। खासकर ऑटो और फार्मा सेक्टर पर इसका बुरा असर पड़ेगा। राहुल ने सरकार से इन मुद्दों पर तत्काल जवाब मांगा है। अब सरकार राहुल के इस हमले का क्या जवाब देती है, ये देखना होगा। अब सरकार राहुल के इस हमले का क्या जवाब देती है, ये देखना होगा। वहीं राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपना तेज गुस्सा दिखाया। दरअसल बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में खड़गे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसे खड़गे ने खारिज करते हुए बीजेपी सांसद को बड़ी चुनौती दे दी है। तो आखिर क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की तरफ से लोकसभा में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए कड़ा जवाब दिया। खड़गे ने ठाकुर को चुनौती दी कि वे अपने आरोप साबित करें, वरना संसद से इस्तीफा दें। उन्होंने कहा कि अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो वो खुद इस्तीफा दे देंगे। श्री ठाकुर cannot prove his allegation. He has no right be in parliament. He should resign. I seek
and if it is proved, I will resign. बता दें कि ये विवाद तब शुरू हुआ जब ठाकुर ने 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ संपत्तियों में भ्रष्टाचार के आरोप में कर्नाटक के कांग्रेस नेताओं के साथ खरगे का नाम जोड़ा था। उनके इस बयान से सदन में हंगामा मच गया, जिसके बाद ठाकुर को अपनी टिप्पणी वापस लेनी पड़ी। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान खरगे ने कहा कि ठाकुर की टिप्पणी से उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। उन्होंने अपने 60 साल के राजनीतिक जीवन को खुली किताब बताते हुए इन आरोपों को झूठा करार दिया। खरगे ने मांग की कि ठाकुर के साथ साथ राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा भी माफी मांगे। उन्होंने कहा कि भले ही ठाकुर ने टिप्पणी वापस ले ली, लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया पर यह मुद्दा फैल चुका है, जिससे नुकसान हो चुका है। खरगे ने ठाकुर के आरोपों की निंदा करते हुए कहा कि बीजेपी सांसद को सबूत पेश करने चाहिए, वरना उन्हें संसद में रहने का अधिकार नहीं है। इस मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट भी किया। इस घटना से सदन का माहौल काफी गर्मा गया। खरगे के तेवर ने बीजेपी सांसद की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो अब सुप्रीम कोर्ट के जजों को सीजेआई ने बड़ा आदेश दिया है। दरअसल सीजेआई संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के जजों को आदेश दिया है कि अब सभी जजों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा। तो आखिर क्यों दिया है ये आदेश, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के सभी 34 जजों ने न्यायपालिका में पारदर्शिता और जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए पदभार ग्रहण करते समय अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने का फैसला किया है। 1 अप्रैल को हुई फुल कोर्ट मीटिंग में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की मौजूदगी में यह निर्णय लिया गया। जजों ने कहा कि संपत्ति की जानकारी सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। हालांकि ये घोषणा स्वैच्छिक होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में 33 जज कार्यरत हैं, वहीं 1 पद खाली है। इनमें से 30 जजों ने अपनी संपत्ति का घोषणा पत्र कोर्ट को सौंप दिया है, लेकिन इसे अभी तक पब्लिक नहीं किया गया। ये कदम दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के मामले के बाद उठाया गया है। 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले में आग लगने के बाद फायर सर्विस टीम को वहां आधजले नोट मिले थे। इस विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश और राष्ट्रपति की मंजूरी से जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को निर्देश दिया गया है कि फिलहाल यशवंत वर्मा को कोई न्यायिक कार्य न सौंपा जाए। बताते चले कि मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों वाली आंतरिक कमेटी कर रही है। जानकारी के मुताबिक जस्टिस वर्मा की पेशी जल्द हो सकती है। ये कदम न्यायिक जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जजों के लिए नियम लागू किया है, तो अमेरिका ने भारत पर जवाबी टैरिफ लागू कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की घोषणा से दुनिया भर के देशों में तनाव पैदा हो गया है। कहीं विरोध के सुर उठ रहे हैं, तो कहीं चिंताएं दिखाई दे रही हैं। आर्थिक जगत से लेकर राजनीतिक गलियारों तक ट्रंप के टैरिफ की चर्चा की जा रही है। तो कैसे ट्रंप के टैरिफ ने मचाया बवाल, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। So this is your last reminder that I'm sending you to get free membership access. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों से लगातार विवाद छिड़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब उन्होंने दुनिया के तमाम देशों पर एक और टैरिफ बम फोड़ दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने की घोषणा कर दी है। अमेरिका ने भारत पर 26%, यूरोपीय संघ पर 20%, चीन पर 34%, वियतनाम पर 46%, थाईलैंड पर 36%, जापान पर 24%, दक्षिण अफ्रीका पर 30% और ताइवान पर 32% टैरिफ लगाए हैं। इस घोषणा के दौरान खास तौर पर पीएम मोदी का नाम लेते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत बहुत सख्त है, बहुत सख्त। प्रधानमंत्री मोदी अभी गए हैं। वे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैंने कहा कि आप मेरे दोस्त हैं, लेकिन आप हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। ट्रंप के बयान ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। विपक्ष सरकार पर हमलावर है। उनका सवाल है कि सरकार इस मुद्दे पर क्या कर रही है। दरअसल ट्रंप ने जवाबी शुल्क का ऐलान ठीक उसी वक्त किया था जब पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर गए थे। उस दौरान भी मोदी के रुख पर सवाल उठे थे, और अब जब ये टैरिफ लागू हो गए हैं तो इसका भारत के व्यापार पर बड़ा असर पड़ना तय है। भारतीय शेयर बाजार हो या वैश्विक मार्केट, हर जगह इसका असर दिखाई भी दे रहा है। इसे लेकर तमाम देशों में गुस्सा दिखाई दे रहा है। चीन ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए काउंटर मेजर अपनाने की बात कही है। वहीं इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी अमेरिकी टैरिफ को गलत बताया है और कहा है कि इससे व्यापार युद्ध छिड़ सकता है। अब ट्रंप के इस फैसले से विश्व में क्या उथल पुथल मचती है? क्या सचमुच ट्रेड वॉर की शुरुआत होने जा रही है? ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। आधी रात को मुस्लिम वक्फ बोर्ड पर डाका डल गया। जी हाँ, आधी रात को लोकसभा में मुस्लिम वक्फ बोर्ड बिल को पास कर दिया गया और अब
मुस्लिम वक्फ बोर्ड की संपत्तियां जितनी भी हैं वो अब मोदी सरकार की होंगी। ये सब मुमकिन नहीं होता अगर इस काम में दो लोग शामिल नहीं होते। नाम है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। इसलिए अब ये साफ हो गया कि मुसलमानों के सामने मुकाबले के लिए बीजेपी के अलावा अब दो लोग और हैं जिनका नाम है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू।